दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के पेपर डिस्कशन के सेशन में। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जेल प्रेरी का जो पेपर है इंग्लिश का, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेट आप लोगों के सामने है 18 जुलाई 2017 को जो आयोजित पेपर था, सुबह आपके 3 बजे का जो पेपर था, ठीक है, उस पेपर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मान कर चलिए ये केवल हमारा एरर करेक्शंस ही नहीं होगा, हमारा आंसर करेक्शंस ही नहीं होगा, बल्कि बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको ट्रिकी तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और साथ में है उसका डायरेक्शन। आप देखो डायरेक्शन क्या है कि आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये 4 सेंटेंस दोस्तों आपके दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आपका पूरी तरीके से करेक्ट है, बाकी के जो 3 हैं आपके रॉन्ग हैं। आपको करेक्ट वाला आंसर सिलेक्ट करना है। दोस्तों मान के चलो इस तरह के क्वेश्चन लगभग बहुत हाई लेवल की एग्जाम में भी आता है और जेल प्रहरी, आपके आरक्षक, इस लेवल की एग्जाम में भी, यहाँ तक कि बैंकिंग लेवल में भी इस तरह के क्वेश्चंस ये पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो, बट ये पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 या 5 ऑप्शंस हैं, कोई एक ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ए हमारा ऑप्शन क्या है, ध्यान देना दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि आई हैव बीन वर्कड फॉर यू फॉर द लास्ट 3 months। ठीक है, दूसरा आपका जो लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 months। तीसरा लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस द लास्ट 3 months। आई हैव बीन वर्कड, फिर क्या लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्कड फॉर यू फ्रॉम द लास्ट 3 months। दोस्तों एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम एक हिंट का यूज करेंगे। ठीक है, हिंट हमारा क्या है, एक चीज आप देखो दोस्तों, सभी में क्या दिया हुआ है, लास्ट 3 month। ये जो वर्ड दिया हुआ है लास्ट 3 month, दोस्तों ये जो कोई भी, ये आपका एक्चुअली है क्या, ये आपका टाइम फ्रेज है दोस्तों। क्या है ये आपका टाइम फ्रेज, मतलब समय बताने के लिए कुछ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप देखो समय कोई निश्चित, लास्ट 3 month 3 महीने, जब भी ऐसे समय बताने के लिए कोई प्रयोग किया गया, इसका मतलब उसके पहले आप देखो फॉर आया है ना, यहाँ पर फॉर आया, कहीं पर यहाँ पर सिंस आया और कहीं पे यहाँ पे फ्रॉम आया। दोस्तों याद रखो कभी भी ऐसा समय बोधक कोई आपका फ्रेज आ रहा है, इसका मतलब आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है दोस्तों। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका ये सेंटेंस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद या तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हैज़ हैव प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ing, ठीक है, V1 ing प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या फिर कोई दूसरे कोई शब्द अदर वर्ड्स करके आ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा सिंस या फिर आपका आ जाएगा फॉर, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका टाइम फ्रेज आ जाएगा, टाइम को बताने वाला जो शब्द है, टाइम या जो वर्ड है वो आ जाएगा आपका टाइम फ्रेज। ठीक है ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करूं, क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। आई हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, तो ये हो गया आई। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टेंस में जो है आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है, हैव। तो ये हो जाएगा आई हैव। ठीक है, हैव आया, उसके बाद आपका बीन आता है दोस्तों। क्या आता है, बीन आता है। आपका बीइंग जो वर्ड है वो नहीं आता है। ठीक है, तो हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, तो हैज़ बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा, हैव बीन, ये आपका हो जाएगा वर्किंग। ठीक है, हैव बीन वर्किंग फॉर यू, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, फॉर यू। दोस्तों ये सिंस और फॉर में से मैं आप लोगों को बताऊं कि सिंस और फॉर में से मैं आपको बताऊं
तो सिंस जो है दोस्तों वो आपका एकदम फिक्स टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और फॉर जो वर्ड है आपका वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है, वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है वॉच का टाइम, जैसे ये 2 AM, तो ये सिंस आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला 2 मिनट्स तो ये आपका फॉर आ जाएगा। तो एकदम ये यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट 3 मंथ्स ये आपका जो है कोई निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय की कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर जो है फॉर का जो फॉर्मेशन है वो सही होगा, आपका फॉर आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देख लें सेंटेंस को हमारे, आप देखो तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, ये आपका हो जाएगा लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है आपको। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसका, परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बिल्कुल उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका, उसी के बेस्ड के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट हैज हैव दोनों में से कोई एक, ये भी आपको पता है दोस्तों, आई यू वी और एक से ज़्यादा हो तो हम लोग हैव लगाते हैं। हैव हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई है या यू है या वी है या फिर बाकी के कोई भी प्लूरल्स हैं, तो उन सब के साथ जो है आपका हैव लगता है। और उसी प्रकार से ही या फिर शी या फिर इट या फिर कोई भी बाकी का दूसरा जो है सिंगुलर नाम हो, सिंगुलर नेम हो, तो उन सब के साथ जो है हम लोग हैज़ लगाते हैं। ये आपको पता है दोस्तों, आपने काफ़ी टाइम इसको पढ़ा है। आप देखो तो यहाँ पर आई के साथ हैव आ गया, आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ, ये हमारा सही यहाँ पे नोटेशन है। आप देख लो फर्स्ट वाला क्या है, आई हैव, यहाँ पे बीइंग आ गया तो मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला हमारा नहीं आएगा। सेकंड बी वाला देखो आप, आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, बी वाला दोस्तों एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट है, ठीक है, सभी पूरा करेक्ट है। यहाँ देखो आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। सिंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिंस हम लगाते हैं एकदम एक्यूरेट टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, है ना। लास्ट 3 मंथ अगर मंथ का नाम होता, सपोज सिंस जनवरी हम लगा देते हैं, सिंस फरवरी लगा देते, सिंस अगस्त लगा देते, या फिर सिंस मंडे किसी का नाम एग्जैक्ट नेम सिंस मंडे लगा देते, सिंस ट्यूसडे लगा देते, या फिर पार्ट ऑफ डेज कि दिन का जो हिस्सा है, जैसे सिंस मॉर्निंग लगता है, सिंस इवनिंग लगता है, सिंस आफ्टरनून लगता है, ठीक है ना, सिंस नून लगता है। तो कोई एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, जैसे सिंस 1947, सिंस 2014, सिंस 2016, सिंस 8 o'clock, सिंस 10 o'clock, जो एग्जैक्ट टाइम की बात हो, एग्जैक्ट समय की बात हो, एग्जैक्ट दिन की बात हो, एग्जैक्ट वार की बात हो, तो उसमें सिंस लगाते हैं। और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 days, जैसे फॉर 3 days, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सम ईयर्स, है ना, फॉर लास्ट 3 months, तो इस तरह की बात हो दोस्तों तो हम लोग उसमें फॉर लगाते हैं, ठीक है। आंसर तो हमारा आ ही गया, थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आई हैव बीन वर्कड, तो वर्क तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बीन के बाद V1 और उसके बाद ING आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। ये आप लोग क्लियर करो, बहुत इसके क्वेश्चंस बनते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस के क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, हैज है, उसके बाद बीन, कभी भी बीन और बीइंग में कंफ्यूज नहीं होना। बीइंग जनरली दोस्तों हम लोग पैसिव में जब करते हैं, ING वाला जो सेंटेंस है आपका, वो जब पैसिव फॉर्म में जब लगता है, जब यूज करते हैं तो उसमें बीइंग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ ING लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग ध्यान रखना, ठीक, क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, बी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेम डायरेक्शन देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सेम पैटर्न है जो फर्स्ट किया था हमने। देखो क्या लिखा है, ही हैज फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स,
ठीक है, तो ही हैज़ फॉरगिव मी। दोस्तों हैज़ के जो बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये तो हमारा गड़बड़ लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, ही हैज़ कॉमा फॉरगिवन मी फॉर द फॉरगिवन मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। फिर क्या है, ही हैव फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स, और इधर क्या है, ही हैव फॉरगिवन मी फॉर ऑल माई मिस्टेक। अच्छा, तो दोस्तों ये जो कॉमा जो लगाया हुआ है ये आपका क्वेश्चन का एरर है, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लोग अवॉइड कर दो, ये बिल्कुल क्वेश्चन का एरर है, ठीक है। कॉमा जो है आपका ये क्वेश्चन का एरर है, कॉमा को आप लोग अवॉइड कर दो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसमें आप देखो ये आपका एक और परफेक्ट टेंस का आपका ये सेंटेंस है, ये आपका जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और देखो हैज़ और हैव आ गया, मतलब ये आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ होगा या फिर हैव होगा, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, और उसके बाद अदर वर्ड्स, है ना, OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में उसमें बताया था स्लाइड में कि हैज़ जो है वो आपका जब आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, या तो ही हो, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, शी हो, ठीक है ना, इट हो, या कोई भी सिंगुलर कोई भी नाम की अगर बात हो रही है, सिंगुलर नेम हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों हैज़ आ जाएगा। और अगर हम लोग आए, दोस्तों आए हो गया और यू हो गया, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, इनको हमेशा प्लूरल की तरह हमको ट्रीट करना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के प्रोनाउन जो है आई और यू, इनको हमेशा आपको प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, याद रखना है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। आई यू, ये हो गया आपका वी, ठीक है, ये फिर आपका दे, ठीक है, ये फिर और भी बाकी के जितने भी आपके प्लूरल नाम हैं या कोई भी प्लूरल वर्ड्स हैं, उन सब के साथ जो है हैव लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। बिल्कुल आप दिमाग में अभी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी, सर आई और यू सिंगुलर होते हुए प्लूरल की तरह क्यों हम लोग उनको रखते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि दोस्तों हम लोग तीन तरीके से डिसाइड करते हैं। एक तो वो पर्सन के हिसाब से भी हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग इसके साथ इसको सिंगुलर माने कि प्लूरल माने। तो ये आई और यू जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है, ये हमेशा जो है इनका क्या होता है, हमेशा इनको हम लोग प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इनको हमेशा हम लोग जो है प्लूरल ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इनको हमेशा हम लोग प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया आपका, इनके साथ हैव आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। तो फॉर्मूला आपके सामने है, देखो क्या है, सब्जेक्ट हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो ही हैज फॉरगिव, तो फॉरगिव जो है ये V2 है, हमको चाहिए V3, तो ये रहा फॉरगिवन, V3 हो गया, ये हैज करेक्ट, V3 हो गया। मी फॉर ऑल माई मिस्टेक, ही हैव फॉरगिव मी ऑल, हाँ तो हैव के बाद हैव तो यहाँ पे आएगा नहीं, ही के साथ जो है हैज़ प्रॉपर है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों, ठीक है ना। हमारा जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा, बी वाला, B1 इज दी राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, पैरेलल, पर्टिकुलरली, पैक्यूलियर और परमानेंट। इनमें से जो है ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, इसका मतलब किसी एक की जो स्पेलिंग है वो बराबर है, बाकी सबकी स्पेलिंग्स रॉन्ग है। चारों की स्पेलिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। ये जो वर्ड है आपका पैरेलल, समांतर जो चीजें है, इसका मीनिंग होता है, पैरेलल की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। क्यों दोस्तों, इसकी जो राइट स्पेलिंग है PARALLEL, डबल एल आने वाला है। पैरेलल हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो बी वाला पैक्यूलियर, पैक्यूलियर में भी आपका ये आपका एरर आ गया यहाँ पर। इसकी स्पेलिंग जो है PECULIAR होता है, पैक्यूलियर होता है, ए आता है, ई नहीं आता है। आपका बी वाला भी जो है रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आप देखो पर्टिकुलरली,
पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलर में ये आपका ई का एरर आ गया, ठीक है ना। इसमें आपका होगा PARTICULARLY, पर्टिकुलरली। तो आपका ये भी स्पेलिंग का एरर हो गया। परमानेंट जो है वो आपका करेक्ट है, PERMANENT, परमानेंट जो है वर्ड वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो स्पेलिंग के आपके दो एरर्स आते हैं दोस्तों। देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। फर्स्ट वाला तो हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट में ये था दोस्तों कि कोई एक आपका करेक्ट था और 3 आपके रॉन्ग वर्ड्स थे। इसमें इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, केवल कोई बाकी 3 राइट है, केवल एक जो है इसमें एरर है, इसमें एक वर्ड जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा वर्ड। ये देखो एक्सरसाइज, तो एक्सर EXERCISE, एक्सरसाइज, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग का एरर नहीं है। स्पेशली, स्पेशली अगर आप देखो स्पेशली में आपका यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक है, देखो ESPECIA और ये सिंगल एल नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, डबल एल आ जाएगा। तो यहाँ आपकी इसके अंदर CIALLY, स्पेशली जो है ये आपका एक तरह से राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शंस नहीं हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। इसको हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है केवल जो हमारा रॉन्ग स्पेलिंग वाला है उसी पे टिक करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली जो है इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, मतलब ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। इनॉर्मस जो है इसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, एक्सीलेंट की स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, स्पेशली की स्पेलिंग हमने देख लिया, ठीक है। तो 2 मार्क्स तो आपके जो है इससे कवर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो डायरेक्शन के साथ, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एक शब्द हमको इनमें से ढूंढना है दोस्तों। ये जो वर्ड है, सॉरी, ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक सिंगल वर्ड में हमको डिफाइन करना है। इसके लिए एक वर्ड हमको ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है आप देखो, अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। ये आपको याद होना चाहिए। आपकी थोड़ी सी वोकेबलरी जो है, आपका 1 वर्ड्स का जो प्रैक्टिस है वो अच्छा होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ट्रिक इसमें लगा सकते हो कि भाई ये अर्थ के बारे में बात हो रही है। अर्थ के उसमें जब आप GS वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये होराइजन, हॉरिजॉन्टल जो है उसके आपका अर्थ से रिलेटेड शब्द है। तो होराइजन जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि धरती से रिलेटेड ये शब्द है होराइजन, ठीक है। और इसका मीनिंग भी वही होता है कि होराइजन जो है एक ऐसी लाइन होती है जिस पर क्या होता है कि अर्थ और स्काई जो है, ऐसा लगता है जैसे कि अर्थ और स्काई दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, है ना। उस लाइन को जो है, इमेजिनरी जो लाइन है, उसको होराइजन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होराइजन है। अगर मैं एम्ब्रोजिया को देखूं तो एम्ब्रोजिया दोस्तों ये होता है फूड। ये एक प्रकार का फूड होता है, एक प्रकार का खाना होता है, ठीक है। टेकन बाय, ये एक प्रकार का ऐसा खाना होता है जो ग्रीक एंड रोमन, पुराने समय में ऐसी मान्यता है कि जो ग्रीक और रोमन गॉड जो है, जो ईश्वर, उनके जो भगवान हैं, वो ये खाना खाते थे, है ना। एक प्रकार का फल मान लो इसको, एक प्रकार का फूड मान लो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रोजिया, ठीक है। हेल का मतलब होता है नर्क, ठीक है। हेल का जो मतलब है वो होता है नर्क। और वैसे ही पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग की तरह, एक ऐसी जगह जहाँ मृत्यु के बाद इंसान जो है चैन की नींद रहता है, बिल्कुल आराम करता है ना। आराम करने की कोई जगह स्वर्ग, है ना। तो इसको आप लोग जो है स्वर्ग के समान एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह, जहाँ मानते हैं कि लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उसके बाद वो पैराडाइज उनको प्राप्त होती है, हेवन उनको प्राप्त होता है, ठीक है। तो पैराडाइज जो है आपका एक तरह का हेवन, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये भी क्लियर हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। सेम पैटर्न का है आपका जैसे हमारा 5th था। देखो क्या लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा दोस्तों। ये गार्डन वगैरह मेंटेन करने के लिए, है ना, जो गार्डन मेंटेन करने का जो आर्ट है या जो साइंस है उसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग?
हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। देखो जियोग्राफी जो है दोस्तों, जियोग्राफी जो भूगोल शास्त्र होता है उसमें हम लोग धरती की स्टडी करते हैं, है ना, अर्थ की, धरती की, पहाड़ की, अलग अलग लोकेशंस की, नदियों की स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी जो लोग ये पीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की, जीएस जिसने भी पढ़ते हो आप लोग, ज्योग्राफी वर्ड के लिए आप बहुत फैमिलियर हो, भूगोल, है ना, तो ये तो आप लोगों को पता है और इजी भी है। कैलीग्राफी जो है दोस्तों ये आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग होता है, ठीक है, आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग होता है आपका, ठीक है, जो राइटिंग जो हाथ से हम लिखते हैं। और कैलीग्राफी बिल्कुल अलग अलग बढ़िया स्टाइल में लोग जो अलग अलग हैंड राइटिंग्स में निकालते हैं ना, तो वो सारा कैलीग्राफी के उसमें आता है, साइंस में। आर्ट, ये आर्किटेक्चर वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, इंटीरियर डिजाइनर शब्द आपने सुना होगा। जो आर्किटेक्चर होता है वो बिल्डिंग की पूरी डिज़ाइन तैयार करता है। आपका मकान बनवाना है तो आर्किटेक्चर वो बताता है कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेस जो है, कम स्पेस में अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा कमरे वगैरह निकाल सकते हो, बहुत डेकोरेटिव तरीके से आपका मकान बना सकते हो, बहुत ही सजा हुआ दिखना चाहिए, स्टाइलिश आपका मकान दिखेगा बाहर से। वो सारा का सारा काम जो डिज़ाइन वगैरह का काम है, मकान को डिज़ाइन करने का जो वर्क है, वो सब का सब जो है वो आर्किटेक्चर का काम होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर हमारा राइट है। देखो 7th वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। Sentence with an underlined idiomatic expression is given. What is the meaning of the idiomatic expression a lion's share? ये दोस्तों आपका एक idiom है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग मुहावरे, ठीक है ना, हिंदी में इसको हम लोग मुहावरे या फिर कोई कहावत हो तो उसको लोकोक्ति बोलते हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ बोलते हैं उसको, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उसका ये आपका प्रश्न है। हालांकि ये आपका एक मुहावरा है, लायन शेयर, लायन मतलब शेर, तो शेर मतलब कोई बहुत ही पावरफुल, पावर से यहाँ पे उसका। हालांकि क्या होता है दोस्तों, जब तक आप कभी इसके बारे में सुनोगे नहीं, है ना, तब तक आप एकदम गैस भी नहीं कर पाओगे कि इसका मीनिंग ये भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार भी अगर आपको पढ़ लिया आपने कहीं पर, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ इसका मीनिंग आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब ईजी रहता है। चलिए तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इसमें देखना है। तो देखो, रेप्यूटेबल चैरिटीज स्पेंड द लायंस शेयर ऑफ डोनेशंस ऑन एड एंड अ टाइनी फ्रैक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका अगर मीनिंग हम लोग देखें तो रेप्यूटेबल चैरिटीज़, जो बहुत सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो क्या करती है, वो खर्च करती हैं लायंस शेयर। तो शेयर मतलब हिस्सा, ठीक है, शेयर का मतलब होता है यहाँ पे आपका हिस्सा, तो शेर का हिस्सा नहीं होगा यहाँ पे, ज़्यादातर हिस्सा, बड़ा हिस्सा, ठीक है। लायन जो है बड़ा होता है, विशाल होता है, डेंजर होता है, भयंकर होता है, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा सा आप लोग इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे बड़ा हिस्सा, जो बड़ा भाग है, बड़ा पार्ट जो है, उसकी यहाँ बात हो रही है कि जो बड़ी बड़ी जो चैरिटीज़ होती है, जो रेप्यूटेबल चैरिटीज़ होती है, सामाजिक संस्थाएं होती है, वो क्या करती हैं, बड़ा जो हिस्सा है किसका, डोनेशन, उनके पास जो भी डोनेशंस आते हैं उसका बड़ा हिस्सा वो एड्स पे शेयर करती। एड का मतलब होता है दोस्तों को मदद करना, सहायता प्रदान, ठीक है, सहायता, एड का यहाँ पर मतलब है सहायता देने में हेल्प करती, लोगों को मदद करती है। एंड टाइनी फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन वो यूज़ करती है एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब उनकी सैलरी वगैरह देने में, जो उनके यहाँ वॉलंटियर्स काम करते हैं उनके आने जाने का, ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्च करने में, मतलब ज़्यादातर जो पैसा है वो लोगों की मदद में ही वो लोग खर्च करते हैं, है ना। तो अब ये तो समझ में आ गया, बड़ा हिस्सा। देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। द स्मॉलेस्ट पार्ट, दोस्तों छोटा पार्ट नहीं होगा, छोटे पार्ट की बात नहीं हो रही। द पोर्शन रिजर्व फॉर एनिमल्स, तो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यहाँ पर उस सेंस में बात नहीं हो रही है। देखो क्या हो गया, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ समथिंग, जो बड़ा हिस्सा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है ना। नन ऑफ द अबव भी जो है हमारा ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखो इजी है, पर बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जुड़े रहना है मेरे सामने, बिल्कुल ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ सुनना है, समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक, सेम पैटर्न हो गया आपका जो पहले दिया था, इसी में भी मुहावरा लोकोक्ति का ही क्वेश्चन है। देखो 2-2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चंस आते हैं हर एक टाइप के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अ रेड लेटर डे, ठीक है, एक लाल पत्र दिवस, रेड लेटर डे उस तरीके से बोलते हैं। द डे, अब देख लेते हैं, इसमें हमको देखना है द डे आई फर्स्ट सेट फुट
इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। क्या इसका मीनिंग थोड़ा सा देखो, वाक्य का अगर हम लोग मीनिंग ही समझेंगे तो हमको काफ़ी हद तक हमको समझ में आ जाएगा कि रेड लेटर डे का मतलब होता क्या है। आप देखो, द डे आई फर्स्ट सेट फुट, वो दिन जब मैं सबसे पहले दिन जब मैंने पैर रखा, जब मैंने अमेरिका में पैर रखा, तो वो जो दिन था वो मेरे लिए क्या था, एक रेड लेटर डे के समान था। अब दोस्तों ये बताओ, पहले दिन या पहली बार कोई काम होता है, जब कोई एक बहुत अमेजिंग काम होता है, कोई नया काम होता है, तो जाहिर सी बात है हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, बहुत हम लोग एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं एकदम। तो यहाँ पे रेड लेटर डे उसी सेंस में यहाँ पे आ रहा है कि डे आई फर्स्ट सेट फुट, ये पहले दिन जब मैंने अमेरिका पर पाँव रखा, वो मेरे लिए एक तरह से क्या था, एक कमाल का दिन था, रेड लेटर डे था। ठीक है, क्या था, एक रेड लेटर डे था, मतलब बहुत अच्छा दिन था, है ना। किस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा दिन, एक कमाल का दिन था उस तरह। तो देखो अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, है ना, बहुत ही सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट दिन था मेरे लिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। ये क्यों नहीं होगा, देखो बी वाला, अ डे फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखो इसकी कोई हिंट नहीं मिल रही ना भाई, डिसअपॉइंटमेंट कैसे बोलेंगे अपन, बताओ कि एक डे जब पहले दिन आपने पैर रखा, आप कैसे आप कह रहे हो। दूसरी बात आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि रेड लेटर डे जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। ठीक है, याद रखना, ये जो रेड लेटर जो वर्ड है ये हमेशा आपके लिए यहाँ पे रेड लेटर डे जो है पॉजिटिव सेंस में आता है। तो मीनिंग थोड़ा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं होगा। और डे फुल ऑफ वायलेंस ब्लड शेल, ये भी नेगेटिव सेंस में नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी आपका नहीं होगा। मतलब दोस्तों फर्स्ट वाला अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे हमारा सही है। ठीक है, आप देखो 9th वाला, a sentence with an underlined word is given below, find the word which is most similar in meaning with the underlined word। तो इसका similar word हमको ढूंढना है। याद रखना दोस्तों, अगला शायद क्वेश्चन आएगा उसमें इसका अपोजिट हमको देखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको इसका सिनोनिम देखना है। सिनोनिम मतलब इसका पर्याय देखना है, इसका सिमिलर शब्द देखना है। तो ये आप क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, गड़बड़ नहीं कर देना। मैग्निफिसेंट जो वर्ड कई बार आप लोगों ने सुना है, सिटी हैज अ मैग्निफिसेंट पार्क, मतलब बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर। एकदम सरल इसका वो निकालें तो क्या होता है, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिखने वाला आपका वो पार्क है। तो डार्क, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। एक तरीका और है, ये आपका पॉजिटिव शब्द है। भाई अच्छाई हो रही है ना, तारीफ हो रही है ना, तो पॉजिटिव शब्द है। डार्क अंधकार जो है वो आपका नेगेटिव शब्द है। कन्फाइंड का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही छोटे स्थान में सिमटा हुआ। ठीक है, सिमटा हुआ मतलब ये आपका छोटा, छोटे के सेंस से आपका कन्फाइंड होता है। तो यहाँ पे मैग्निफिसेंट जो है वो छोटा, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पे उस तरह की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस में हम लोग बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये भी आपका जो है कन्फाइंड, ये भी आपका नहीं होगा। डार्क भी आपका नहीं होगा। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही सुंदर। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, स्प्लेंडिड मतलब बहुत ही सुंदर। नैरो का मतलब होता है देखो सकरा, ठीक है, सकरा या छोटा, तो ये भी आपका नहीं होना है। स्प्लेंडिड का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल या मैग्निफिसेंट। ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, अमेजिंग हो गया, ठीक है, सीनिक हो गया, मैग्निफिसेंट हो गया। इस तरीके से वो उसके सारे पर्यायवाची हैं। स्प्लेंडिड आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो। एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है फाइंड अ वर्ड विच इज एन अपोजिट। ये देखो वो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड अपने को पता करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका सेंटेंस है, आई सर्टनली होप टू गेन अ लिटिल विजडम। यहाँ पे आपको इस वर्ड का अपोजिट लेना है। किसका, विजडम का अपोजिट आपको बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई सर्टनली होप टू गेन अ लिटिल विजडम एज आई ग्रो ओल्डर। ठीक है, तो आई सर्टनली होप टू गेन अ लिटिल विजडम एज आई ग्रो ओल्डर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैं जरूर चाहूँगा, ठीक है, मैं जरूर चाहूँगा अ लिटिल विजडम। विजडम का मतलब होता है एक इंटेलिजेंस, है ना, एक इंटेलिजेंस
एक इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है, एक ट्रुथ की बात हो रही है, एक समझ है ना, जिसको हम बोल सकते हैं हमारी जो समझ जो मजबूत होती है, तो एक समझ, एक अच्छी समझ होना, उसकी बात हो रही है। तो एक वो यही बता रहा है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा वैसे 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 क्या होगा, मेरे अंदर विजडम आएगी, मेरे अंदर सच्चाई आएगी, मेरे अंदर चीज़ों को समझने का भाव प्रकट होगा, मैं अच्छे से सब चीज़ों को कैलकुलेट कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा, मेरी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी, मतलब मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगा एक तरह से, ठीक है। अब इसका हमको चाहिए उल्टा, ठीक है। तो देखो हाइट का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई छूना, तो ये देखो विजडम भी आपका एक पॉजिटिव सेंस का शब्द है, हाइट मतलब ऊंचाई, ये भी आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस तो मैंने बताया उसका पर्यायवाची है, ये आपका नहीं आएगा। स्टूपिडिटी मतलब एकदम स्टूपिडनेस, बेवकूफ़ी, एकदम डलनेस, है ना, ना समझी, है ना। स्टूपिडिटी का मतलब क्या होता है, ना समझी, है ना, ना समझी, तो उसी सेंस में ये आ गया, तो ये आपका सही हो गया अपोजिट वर्ड, ठीक है। स्टैच्योर का मतलब होता है एक पोजीशन, है ना, एक हाइट, उसको हाइट के सेंस में ले लो आप, उसको किसी पोजीशन के सेंस में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे, या फिर लंबाई, है ना, हाइट लंबाई, लंबाई के सेंस में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी आपका जो है स्टैच्योर भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। तो मीनिंग आपको थोड़ा इसका याद रखना पड़ेगा, इसका अपोजिट जो है आपका स्टूपिडिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो अब हमको इसका अपोजिट देखना है, कौन से वर्ड का अपोजिट देखना है, सॉ द सीड्स इन पॉट, सॉरी, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, 100 की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं। तो 100 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 का मतलब उगाना, भाई उसके अंदर उसको सीड को डालना, उसमें उगाना, चोपना जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत एक उगाना बोल सकते हो, या फिर उसको चोपना बोलते हैं, चॉप, ठीक है, चौपना बोलते हैं उसको, उसमें लगाना, ठीक है, उगाना, लगाना, जमीन में लगाना। तो इसका हमको क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, ठीक है, उगाना या फिर चौपना या फिर लगाना, लगाना के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, हमको इसका अपोजिट चाहिए। तो सोक का, सोक करना मतलब उसको उसको उसके अंदर गलाना, ठीक है, सोक का मतलब गलाना, तो सोकिंग ये तो होगा नहीं, ठीक है, उसमें डुबाना, डुबाने से मतलब है ये किसी चीज को पानी के अंदर डुबाना, उसे डिप का मतलब भी होता है उसके अंदर डालना, ठीक है, डालना या फिर डुबाना, उस सेंस में आ रहा है। रीप का मतलब होता है कट करना, रीप का मतलब क्या होता है, कट करना या फिर काटना। तो यहाँ पे आप देख लो काटने के सेंस से यहाँ पे आ रहा है। बरी का मतलब होता है उसको दबाना, उसके अंदर बिल्कुल मिट्टी के अंदर बरी करना, मतलब उसको दबा देना। तो जाहिर सी बात है हमारा रीप जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसका अपोजिट सेंस में उसको काटना, काटने के सेंस से बात हो रही है। देखो 12th क्वेश्चन, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, कुछ एरर होगा इसके अंदर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कौन से सेंटेंस में एरर है। देखो इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज डी, नहीं है तो डी करना है। चलिए क्या लिखा है, यू हैवेंट मेट हिम, हैजंट यू, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है, ठीक, कौन से फॉर्म का सेंटेंस है ये आपका, इंट्रोगेटिव फॉर्म का आपका सेंटेंस है दोस्तों। इसमें याद रखना बहुत इजी है ये, और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्रहरी में, तो खास करके आरक्षक वगैरह में ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको बस एक चीज़ का याद रखना है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव कोई वर्ड है तो यहाँ पे जो वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ड हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव करना है, नॉट करना है, क्या करना है, नॉट करना है। अगर आप देखो यहाँ पे पहले से हैवेंट है, यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है, हैव और नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना, हैव नॉट लिखा है, तो यहाँ पे आप हैव नॉट नहीं करोगे, केवल हैव कर दोगे, हैव यू, ठीक है। और एक चीज याद रखना दोस्तों कि यू यहाँ पर भी क्या है, यू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यू, तो यू के साथ जो है क्या आता है, हैव आता है, यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो यहाँ पर भी जो है
हैव ही आएगा। यहाँ पे भी यू के साथ क्या आने वाला है, हैव यू। इसका मतलब एरर जो है हमारा सी के अंदर एरर है, ठीक है ना। एरर आपका किसके अंदर आ गया, सी के अंदर एरर है। इसका सही आंसर आपका होगा हैव यू। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर आपका हैव यू हो जाएगा और इधर आपका ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। देखो आप, यू हैवंट मेट हिम, हैव यू, इस तरीके से बोलना है। चलिए नेक्स्ट देखो, गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एरर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, हमको एरर पता करना है। अगर एरर नहीं है तो डी मार्क कर देना है। चलिए क्या लिखा है, शी इज क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर। देखो कभी भी दो लोगों की बात हो, है ना, याद रखना दोस्तों, कभी भी टू पर्सन्स की बात हो, टू पर्सन की बात हो रही है और टू पर्सन के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, तो कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, है ना। कंपेयर करने के लिए कौन सी डिग्री आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग या तो क्या लगाते हैं दोस्तों, मोर, ठीक है ना, या तो मोर लगाते हैं प्लस वो एडजेक्टिव वर्ड लगा देंगे, या फिर जो भी वो एडजेक्टिव का शब्द है, ठीक है, जो भी विशेषण का शब्द है उसके साथ हम लोग ई और आर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है आपका ये एडजेक्टिव है, क्लेवर, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, उसके साथ ई आर हमने लगा दिया जो कि एकदम करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शी इज द क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर्स, है ना। तो इसके अंदर दोस्तों आप देखो कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आपका डी वाला नो एरर जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सही वाला हमको लगाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो फाइटर प्लेन्स फ्लाई डैश अ वेरी ग्रेट स्पीड। यहाँ पे बात हो रही है फाइटर प्लेन जो होता है, भाई लड़ाकू विमान जो होते हैं वो जाहिर सी बात है कैसे फ्लाई करते हैं, एट अ वेरी स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड, बहुत फ्लाई एट, तो ये फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड। तो एक तो दो तीन चीज़ें आप याद रखो कि एक तो फ्लाई है ना, फ्लाई के साथ वैसे भी एट आता है, और दूसरा इसको समझने का तरीका है, देखो फाइटर प्लेन्स फ्लाई एट अ वेरी ग्रेट स्पीड। तो जब आप डायरेक्शन की बात करो, जब आप स्पीड की बात करो, है ना, जब खास करके आप किसकी बात करोगे, स्पीड की बात करोगे, तो दोस्तों उसके साथ हम लोग स्पीड के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही ड्राइव्स कार एट वेरी हाई स्पीड, है ना। ही ड्राइव्स कार एट वेरी हाई स्पीड, वो जो है कार जो है बहुत तेजी से चलाता है, बहुत तेज स्पीड के ऊपर वो क्या करता है, कार चलाता है। तो ये आपका जो है एट प्रीपोजिशन आएगा, ये बिल्कुल याद रखना है। कभी भी स्पीड की बात करो, ठीक है ना, स्पीड की कभी भी बात करोगे आपको एट ही लगाना है, ठीक है। वैसे भी बाकी वाले जम नहीं रहे, आप देखो ही इनटू वेरी हाई स्पीड, इनटू का मतलब होता है अंदर जाने की बात होती है, ठीक है। जैसे ये लिक्विड है तो उसमें इनटू मतलब अंदर तक डुबकी लगाने की बात होती है, तो इनटू यहाँ पे होगा नहीं। बिलो का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है। मान लो ये पहाड़ है, कोई यहाँ पे खड़ा है तो इसको अपन बिलो बोलते हैं, तो बिलो का सेंस तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एट है ना, टू द स्पीड के लिए एट, टाइम के लिए एट लगाते हैं। ऑफ का मतलब होता है का या फिर के या फिर की, है ना। तो यहाँ का के की सेंस में यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रही है। फाइटर प्लेन फ्लाई ऑफ अ वेरी ग्रेट स्पीड, है ना, तो का सेंस यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये भी आपका थोड़ा इजी है। नेक्स्ट देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेम, द माउस लुक्ड, चूहा जो है वो क्या लग रहा था, द चीज ग्रीडीली, लुक्ड द चीज, द माउस लुक्ड द चीज ग्रीडीली। ग्रीडीली मतलब बहुत ही लालची तरीके से, बहुत ही ललसाते हुए, है ना, एकदम चीज, सीधी सी बात है, चूहा जब भी खाने की चीज देखेगा तो उसको बिल्कुल दौड़ेगा, लालच उसको आ जाएगा। तो द माउस लुक्ड डैश द चीज ग्रीडीली, तो माउस लुक्ड फ्रॉम द चीज, फ्रॉम मतलब से, तो से देखा, ये तो होगा नहीं, है ना, चीज से तो नहीं देखा उसने। तो माउस लुक्ड विद द चीज, मतलब विद का मतलब होता है के साथ, भाई चीज के साथ देखा कि भाई चीज आप भी देखो, उसको चीज को बोला, बटर को बोला आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ, दोनों साथ साथ देखते हैं, तो साथ के साथ तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका के साथ का तो रॉन्ग हो गया। लुक
ऑफ द चीज, चीज का, तो यहाँ पे ऑफ भी नहीं होगा, मतलब एट द चीज। किस पर देखा उसने? चीज के ऊपर। जब आप पर देखते हो है ना, एट द स्पीड, किसी की तरफ देख रहे हो। एट का मतलब क्या होता है? की, है ना, तरफ, या फिर की और देखने की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। भाई किसकी ओर देखा उसने? चीज की ओर देखा, बटर की ओर देखा, बहुत ही लालची तरीके से। तो यहाँ पे भी आपका एट सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल लगाना है इसमें। देखो पैसिफिक ओशन, किसकी बात हो रही है? पैसिफिक ओशन जो समुद्र महासागर है, पैसिफिक महासागर जो है, ओशन सॉरी पैसिफिक जो समुद्र है, इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। देखो इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ अर्थ ओशियनिक डिवीजन। मतलब अगर पूरी धरती पे अगर सागरों की बात करें तो उस सागर में किसकी बात हो रही? कौन सा सागर? ये जो सागर है, ये जो निश्चित जो सागर है, कौन सा? पैसिफिक सागर जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन पैसिफिक, एन तो आना है नहीं भाई, क्या आएगा? या तो ए या फिर द, दोनों में से एक आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद द पैसिफिक ओशन आएगा कि अ पैसिफिक ओशन आएगा कि नो आर्टिकल्स आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ अर्थ ओशनिक डिवीजन। मतलब जितने भी ओशंस हैं धरती पे, जितने भी ओशंस हैं, उन ओशंस में से हम एक ओशन को जो है चिन्हित कर रहे हैं, एक निश्चित कर रहे हैं, उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं, उसको साइड वाइज कर रहे हैं, उसको बिल्कुल सबसे भीड़ से हटा के उसको एक अलग थलग, एक स्पेशल स्टेटस उसको दे रहे हैं। तो जब इस तरह की बात हो, जब कोई निश्चित चीज की बात हो, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हो, कोई विशेष की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप सागर विशेष की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक निश्चित चीज की बात कर रहे हो, निश्चित चीज की, महासागर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका निश्चित आप एक बात कर रहे हो, है ना, डेफिनेट सेंस में आप बात कर रहे हो, है ना, एकदम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आप द लगाओगे। मतलब आपका जो है द आर्टिकल दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही विल फिनिश द वर्क इन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब एक रात में ही, है ना। फोर्टनाइट मतलब ही विल फिनिश, एक रात, ही विल फिनिश वो कर लेगा एक रात में ही। फोर्टनाइट का मतलब होता है रात तक। ठीक है, रात तक ही। ठीक है, रात तक ही के सेंस में। देखो ही विल फिनिश, वो कर लेगा, क्या कर लेगा? अपना काम पूरा कर लेगा। फोर्टनाइट आज रात के पहले पहले ही कर लेगा, तो वो एक रात में ही कर लेगा। तो ही विल फिनिश हिज वर्क इन, रात तक ही, एक रात, एक रात तक भी हो सकता है, एक रात में भी हो सकता है। भाई वो एक रात के अंदर ही, एक रात में ही वो कर लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक की बात हो रही है, अ फोर्टनाइट की बात हो रही है, एक रात की बात हो रही है। ठीक है, ये इनडेफिनेट सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका ए आपका जो आर्टिकल है वो एकदम करेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन देखना है टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सेंटेंस। देखो ये क्या है कंजंक्शन हमारा? डैश हर कॉन्फिडेंस, सिंडी वॉज अनसर्टन व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, डैश हर कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे ये क्या है? कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, आत्मविश्वास की यहाँ पर बात हो रही है। मतलब ये जो फर्स्ट जो पार्ट है, इसको हम लोग 2 हिस्से में बांट देते हैं, हमारे 2 हिस्से में सेंटेंस को बांट देते हैं। तो देखो फर्स्ट डैश हर कॉन्फिडेंस, तो पहला जो है इसमें एक पॉजिटिव बात हो रही है ना, उसके आत्मविश्वास की बात कर रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। दूसरा आप देखो, सिंडी वॉज अनसर्टन व्हाट टू डू नेक्स्ट। दोस्तों अनसर्टन मतलब नॉट श्योर, है ना। अनसर्टन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं होना, श्योर नहीं होना, है ना, एकदम डिसीजन नहीं ले पाने का भाव। मतलब एक तरह से एक नेगेटिव सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि वो निश्चित नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए उसको आगे। व्हाट टू डू नेक्स्ट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 अपोजिट सेंस में। अब देखो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कारण, है ना, यहाँ तो कारण बताने की बात हो रही। तो बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, ध्यान देना, उसके कॉन्फिडेंस के कारण सिंडी जो है वो श्योर नहीं है कि वो क्या करे। तो ऐसा होगा क्या भाई? उसके कॉन्फिडेंस होने के कारण, बिकॉज ऑफ उसके वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के कारण उसको श्योर नहीं है कि वो क्या करेगी। तो ये सेंस तो नहीं आएगा,
है ना। दूसरा देखो इवन हर कॉन्फिडेंस, तो इवन हर, तो इवन के बाद ऑफ भी आना चाहिए, तो कुछ अधूरा लग रहा है ना। इवन ऑफ हर कॉन्फिडेंस, तो इवन के बाद जो है ऑफ आना चाहिए, तो ये तो आपका इनकम्प्लीट लग रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। वाइल हर कॉन्फिडेंस, तो वाइल की जो है के दौरान, तो वाइल उसके बाद भी कोई वर्ब आना चाहिए। वाइल अगर आया तो उसके बाद जो है कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए, तो कोई वर्ब है नहीं उसके बाद, तो ये भी आपका नहीं आएगा। देखो डिस्पाइट हर कॉन्फिडेंस, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है ना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, भाई किसके बावजूद, उसके कॉन्फिडेंट होने के बावजूद, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, आत्मविश्वास उसके अंदर था, उसके बावजूद जो है क्या हुआ कि सिंडी जो है वॉज अनसर्टन, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो आगे क्या करे, ठीक है, क्या करे, वो श्योर नहीं हो पा रही थी। डिस्पाइट, देखो दोस्तों डिस्पाइट जो है, डिस्पाइट का एक मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट का जो मतलब है वो होता है इंस्पाइट ऑफ, तो या तो आप इंस्पाइट ऑफ लिखो या फिर डिस्पाइट लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, उसके बावजूद जो है वो ये नहीं कर पा रही थी कि वो आगे क्या करे। चलो नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज 1 टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है कोई एक वर्ड की सहायता से, ताकि हमारा बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आ जाए। ही ट्राइड हार्ड, ही ऑलवेज फेल, देखो वापस मैं बताऊंगा, यहाँ पे आप देखो उसने क्या किया, बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई करा उसने, मतलब यहाँ पे उसने कोई ना कोई पॉजिटिव काम किया, ठीक है, कोई पॉजिटिव तरीके से किया। यहाँ आप देखो ही ऑलवेज फेल, और हमेशा फेल हुआ, हमेशा फेल हुआ। अगर अपन हिंदी में इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, भाई उसने बहुत मेहनत करी, वो हमेशा फेल हुआ, तो उसने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, उसके बावजूद उसके जो है वो हमेशा फेल्स हो जाता है ना। या फिर इस तरीके से हो सकता है कि ही ट्राइज हार्ड, वो हमेशा मेहनत करता है, हमेशा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो हमेशा फेल ही होता रहता है। तो फिर भी के सेंस से आ गया, तो बिकॉज तो कारण हो गया, बिकॉज तो क्या हो गया, कारण हो गया। देखो आप, ही ट्राइज हार्ड बिकॉज ही ऑलवेज फेल, वो मेहनत इसलिए करता है, ध्यान देना, वो मेहनत इसलिए करता है ताकि वो हमेशा फेल हो जाए, तो ये तो सेंस हो नहीं रहा है। अगर उल्टा भी लोगे, वो हमेशा फेल होता है क्योंकि वो मेहनत करता है, तो दोनों तरीके से ले लो, ये पहले उठाओ या ये उठाओ, बिकॉज तो आपका नहीं आएगा दोस्तों। ये देखो एस का मतलब भी बिकॉज ही होता है ना, एज का मतलब भी इसी सेंस में, कारण बताने के लिए ही। देखो ही ट्राइज हार्ड एज ही ऑलवेज फेल, वो मेहनत करता है चूंकि वो हमेशा फेल होता है ना। तो एज का मतलब यहाँ पे चूंकि, कारण बताने के लिए हो रहा है, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्या है आपका, अगला क्या है आपका सिंस, है ना। तो ही ट्राइज हार्ड सिंस ही ऑलवेज फेल, तो ये भी आपका चूंकि के सेंस में आ रहा है ना, कि क्योंकि वो हमेशा फेल होता है। देखो ये क्योंकि, ये सेंस भी जो है आपका यहाँ पे क्योंकि के सेंस में आ रहा है कि वो हमेशा फेल होता है इसलिए वो मेहनत करता है, या वो हमेशा मेहनत करता है क्योंकि वो हमेशा फेल होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ये आपका दोस्तों सही हो गया। दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हालांकि के सेंस में, और यद्यपि भी हो सकता है इसका मीनिंग, यद्यपि, या फिर जबकि के सेंस में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जबकि, या फिर के बावजूद के सेंस में भी इसका मीनिंग आ जाता है, ठीक है, के बावजूद, के बावजूद के सेंस में हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, कि बावजूद उसके वो इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद जो है वो क्या हो जाता है, ये मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वो इतनी, है ना, के बावजूद, ये सेंस में जो है इसका मीनिंग निकल के आता है। और एक और चीज कि ये दो जो है, दो ऑल दो, है ना, ये सारे वर्ड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को ही ज्वाइन करते हैं। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर आपका नेगेटिव सेंस का हो जाएगा, और इधर अगर आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका जो है पॉजिटिव सेंस में आपका
कोई भी वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 हमारा सही आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे अप्रोप्रिएट हमको ढूंढना है। ठीक है, देख लेते हैं। I dash written to her but I did not get time. I dash written to her but I did not get time. तो क्या यहाँ पे बोल रहा है? तो हाँ, अब इसमें अगर आप देखो ऑप्शंस, तो I cannot have, दूसरा है I should have, फिर है I should not written और I should written। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिटर्न है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है मतलब यहाँ पे या तो ये आ सकता है हैव, है ना, या तो आपका कुड हैव आ सकता है। ठीक है, कुड हैव आ सकता है, या फिर आपका ये शुड हैव आ सकता है। याद रखना जो भी आएगा कुड है, या तो कुड हैव आएगा या शुड हैव आएगा, लेकिन उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये याद रखना है। कुड हैव आया या शुड हैव आया, लेकिन हमेशा वर्ब का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। देखो कुड हैव कब आता है? अगर मैं लिखता आई कुड हैव रिटन हर बट आई डिडंट गेट टाइम, मतलब मैं कुड हैव पछतावे की बात करते कि यार मुझे लिख लेना चाहिए था, है ना। और शुड हैव मतलब मुझे लिखना चाहिए था, मतलब एक एडवाइस की सेंस में बात है, तो दोनों सेंस लगा सकते हो। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास आई कैन नॉट हैव नहीं आएगा, आई कैन नॉट हैव रिटन, आई कैन नॉट सीधा राइट होता है। कैन नॉट के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना है, ये कैंसल। तो ये शुड नॉट है ना, शुड जो आया दोस्तों, शुड आया या शुड नॉट आया, उसके बाद भी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। शुड के बाद भी जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब शुड भी नहीं आएगा। शुड हैव आपका सही है, क्योंकि शुड हैव और उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सी वाला दोस्तों हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ किस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलते हैं आप नए क्वेश्चन पेपर के साथ डिटेल स्टडी में।